सभी भावी शिक्षक साथियों का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर पे बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं सुरेश कुमार राव, सेकंड ग्रेड टीचर, और आपके समक्ष से मनोविज्ञान के अंदर बुद्धि टॉपिक जो है उसकी ये दूसरी क्लास लेकर के हाजिर हूं। उम्मीद है आप सभी की तैयारी, चाहे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप अपने लक्ष्य की तरफ बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी भ्रम की स्थिति के आगे बढ़ रहे हैं। इससे पूर्व इस चैनल के ऊपर मनोविज्ञान के अंदर मुख्य रूप से देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान जो फर्स्ट यूनिट है वो, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसका क्षेत्र, उसके संप्रदाय, उसकी शाखाएं, ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं। एक यूनिट ये कंप्लीट हो गई है और व्यक्तित्व की यूनिट जो है जिसमें समायोजन और मुख्य रूप से देखा जाए तो कुसमायोजन, उसकी विधियाँ, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, व्यक्तित्व के अलग अलग सिद्धांत, ये सभी हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और आज की इस क्लास के अंदर अपन मुख्य रूप से थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत, जिसके अंदर बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन कौन से हैं, सबसे पहले अपन इनके बारे में देखेंगे और फिर जिस सीक्वेंस के अंदर यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे अपन, उन्हीं का उसी सीक्वेंस के अंदर विस्तृत विवरण भी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप लोग वीडियो के ऊपर लगातार अंत तक बने रहें। निश्चित तौर पर इस क्लास से आपको एक क्वेश्चन है वो 100% एग्जाम के अंदर, चाहे आप किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखें एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई, तो यह सिद्धांत मुख्य रूप से दिया गया अल्फ्रेड बिने के द्वारा। अल्फ्रेड बिने, ठीक है। एक बीन, एक बांसुरी, एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बिने। द्विकारक टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन। फिर इन्होंने ही जो दो कारक दिए, जी और एस फैक्टर, सामान्य और विशेष कारक जो दिए, उनको जोड़ करके और एक तीसरा कारक यानी कि थ्री फैक्टर सिद्धांत इन्होंने दिया, मुख्य रूप से त्रिकारक सिद्धांत, वो भी स्पीयरमैन। तो निश्चित तौर पर आप आराम से यूं तसल्ली से इस स्लाइड को एक बार देखेंगे और सुनेंगे बिल्कुल शांत चित्त से, तो ये सारे के सारे नाम हैं वो याद हो जाएंगे। उसके बाद में सारे के सारे ये जो त्रि शब्द से जुड़े हुए जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को मैंने एक साथ लिया है और इसी क्रम में अपन आगे भी पढ़ेंगे इसको। तो एक कारक सिद्धांत बिने, द्विकारक स्पीयरमैन, त्रिकारक स्पीयरमैन, उसके बाद में त्रिआयामी सिद्धांत, थ्री डायमेंशन थ्योरी, जिसको बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से देखा जाए तो संक्रियाएं, विषय वस्तु और जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, ये तीन आयाम रहते हैं इसके, जो कि गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। इसमें से क्वेश्चन है वो निश्चित तौर पर पूछा ही पूछा जाता है। तो एक कारक अल्फ्रेड बिने, द्विकारक स्पीयरमैन, त्रिकारक भी स्पीयरमैन, त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड। उसके बाद अपन देखते हैं त्रिचापीय, है ना, ट्राई आर्कीय मेथड है या त्रितंत्र सिद्धांत है, ये स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया। फिर त्रिस्तरीय, तीन लेवल, थ्री लेवल का सिद्धांत कैरोल के द्वारा, है ना। तो त्रिस्तरीय, थ्री लेवल कैरोल, लेवल कैरोल लेवल, इस प्रकार से, ठीक है। तीन स्तरीय सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, कैरोल के द्वारा दिया गया। फिर बुद्धि का बहुकारक या बहुखंड सिद्धांत की बुद्धि है वो अनेक खंडों से मिलकर के बनी हुई होती है, अनेक खंडों से मिलकर बनी हुई है, ये भी थॉर्नडाइक कहते हैं। और बुद्धि खंडहीन है, ये भी कौन कहते हैं, थॉर्नडाइक ही कहते हैं। यानी अपने ही स्टेटमेंट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो निश्चित तौर पर याद रह जाएगा, एक कारक अल्फ्रेड बिने, द्विकारक स्पीयरमैन, त्रिकारक स्पीयरमैन, त्रिआयामी गिलफोर्ड, त्रिचापीय स्टर्नबर्ग, चाप आर्क स्टर्नबर्ग, ठीक है। उसके बाद में त्रिस्तरीय कैरोल, थ्री लेवल, बहुकारक या बहुखंड सिद्धांत, बहुखंड और खंडहीन दोनों ही थॉर्नडाइक। फिर समूह है थ्रस्टन, समूह कारक, ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, थ्रस्टन के द्वारा दी गई। फिर पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्ट और वर्नन के द्वारा, ठीक है। पदानुक्रमिक, पद, पद मतलब पैर, ठीक है, पैरों में जूते किसके, बाटा के, ठीक है। तो इस प्रकार से पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्ट के द्वारा और वर्नन के द्वारा दिया गया। इसके बाद में
तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत, यही तरल, लिक्विड और सॉलिड जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है ये केटल के द्वारा, ठीक है, आरबी केटल के द्वारा। तो केटल तरल और ठोस, ठीक है। केटल में ये दोनों टे और ले, टे से ठोस, ले से लिक्विड, इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, ठोस और तरल। देखो याद करने के लिए ऐसे नहीं कि ठोस को तो अपन ने हिंदी में रख लिया और तरल को लिक्विड के रूप में ले लिया, तो ये याद करने का एक तरीका है जो अपन सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर देखो बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर, ठीक है। तो एक देखिए बहुकारक या बहुखंड सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत है, बहुखंड सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का है, ठीक है। और बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसका है, गार्डनर का सिद्धांत है। फिर आश्चर्यजनक या अनोखा सिद्धांत, ठीक है, ये BS ब्लूम, ब्लूम अनोखा, कि ब्लूम अनोखा, ठीक है। फिर लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत, ठीक है। वहाँ अपन ने जो लेवल वाला एक स्तरीय त्रिस्तरीय सिद्धांत है वो कैरोल का देखा था, त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल, और जो 2 लेवल हैं अलग, लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड, इसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जॉनसन के द्वारा ये दिया गया मुख्य रूप से। और ये लेवल 1 और लेवल 2 ये स्पीयरमैन का जो G और S फैक्टर है उससे ही मिलता जुलता, ठीक है। और यहाँ पर वही फैक्टर तरल और ठोस बुद्धि से मिलते जुलते हैं, तो इस तरह से ये 2-2 लेवल की बुद्धि है वो बताई गई है। तो मुख्य रूप से लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड ये किसके द्वारा, जॉनसन के द्वारा। फिर शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत, बुद्धि का शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत रीढ़ के द्वारा। देखो शरीर की शक्ति है वो कहाँ केंद्रित होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर केंद्रित होती है, तो रीढ़ शक्ति, ठीक है। शरीर को शक्ति प्रदान करने के, शरीर को संबल प्रदान करने, शरीर को सीधा रखने के लिए, शरीर को पावर देने के लिए, तो शक्ति रीढ़, ऐसे करके अपन इसको आराम से बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा प्रतिदर्श सैंपल, है ना, न्यादर्श, प्रतिदर्श या न्यादर्श का सिद्धांत सैंपल किसने दिए, थॉमसन ने दिए, सैंपल थॉमसन ने। और ये विकासात्मक सिद्धांत, तो ये तो सीधी बात है, जीन पियाजे, है ना। विकासात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जीन पियाजे के द्वारा। वैसे भी विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर जीन पियाजे है, उसका योगदान है वो बहुत ही सराहनीय और एक यूँ कह सकते हैं अपन अतुलनीय योगदान है इसका, जिसका किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो विकासात्मक सिद्धांत बुद्धि का भी कौन देते हैं, जीन पियाजे देते हैं। और फिर बुद्धि का कै और खै सिद्धांत ये कौन देते हैं, हेब देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आसानी से ये याद हो जाएंगे, कै और खै सिद्धांत हेब, विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे, न्यादर्श या जो प्रतिदर्श का सिद्धांत है थॉमसन, शक्ति रीढ़, लेवल 1 और 2 जॉनसन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आश्चर्यजनक सिद्धांत, आश्चर्यजनक ब्लूम, बहुबुद्धि गार्डनर, तरल ठोस केटल, पदानुक्रमिक बर्ट और वर्णन। इस प्रकार से बहुत अच्छी तरह से 2 बार आप अगर इसको पढ़ देंगे तो याद हो जाएगा। देखने में यूँ लगते हैं लेकिन एक जगह जब अपन सीरियल से याद करते हैं, समूह है थ्रस्टन, खंडहीन और बहुखंड या बहुकारक कौन, थॉर्नडाइक, त्रिस्तरीय 3 लेवल कैरोल, त्रिस्तरीय त्रिचापीय स्टर्नबर्ग, त्रिआयामी गिलफोर्ड, त्रिकारक और द्विकारक स्पीयरमैन, और एक कारक थ्योरी है वो किसके द्वारा, अल्फ्रेड बिने के द्वारा। तो ये बुद्धि के सारे 18 सिद्धांत और उनके प्रतिपादक, इनमें से ही एक क्वेश्चन है वो तो एग्जाम के अंदर ही आ जाता है। अब अपन आज की इस क्लास के अंदर, और ये जो 4 थ्योरीज हैं मुख्य रूप से एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक और त्रिआयामी सिद्धांत हैं, इनको आज की क्लास के अंदर देखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर ही देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। तो एक कारक यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी, प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने या अल्फ्रेड बिने, ठीक है। इस सिद्धांत के अन्य नाम कई बार क्या है, एक कारक, ये शब्द नहीं दे करके और इनमें से कोई भी एक शब्द है वो दे दिया जाता है, तो इसको एक खंड सिद्धांत भी कह सकते हैं। एक कारक या एक खंड या एक तत्व, यानी बुद्धि का एक ही खंड होता है, संपूर्ण बुद्धि है वो क्या होती है, एक खंड या एक ही हिस्सा होती है। एक तत्व या एक इकाई के रूप में बुद्धि काम करती है, या बुद्धि का एक ही घटक होता है, तो ये इसके क्या हैं, अन्य नाम हैं, याद रखें इनको, ठीक है। और एक शब्द से, है ना, एक खंड, एक कारक, एक इकाई, एक घटक, ऐसा सिद्धांत यही है जो अल्फ्रेड बिने। इसके बाद में जॉनसन ने इसको क्या कहा, इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा। और निरंकुशवादी सिद्धांत, बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत किस लिए कहा
कि मनुष्य है उसकी जो मनोविश्लेषणात्मक या मनोगतिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं जो भी हैं, जितनी भी मानसिक क्रियाएं करती हैं, उन सभी मानसिक क्रियाओं के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? बुद्धि का होता है। जबकि बुद्धि को और कोई सा भी कारक है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी बुद्धि है वो क्या है? निरंकुश है, उसके ऊपर किसी का शासन नहीं है। ये बात कौन कहते हैं? जॉनसन कहते हैं। इसलिए इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है, इसको याद रखा जाना चाहिए। क्या कहते हैं कि एक कारक सिद्धांत है उसको निरंकुशवादी सिद्धांत किसने कहा, क्यों कहा? तो जॉनसन ने कहा कि बुद्धि है वो सर्वाधिक शक्तिशाली मानसिक क्रिया है। जितनी भी मानसिक क्रियाएं मनुष्य करते हैं, व्यक्ति करता है, उसमें सबसे पावरफुल जो एक्टिविटी है वो कौन सी है? बुद्धि है। और यह किसी के अधीन नहीं है, यानी अन्य किसी भी मानसिक क्रिया के अधीन बुद्धि नहीं है, जबकि अन्य सभी मानसिक क्रियाएं हैं वो बुद्धि के अधीन हैं। यानी सर्वोपरि किसको बताया? बुद्धि को बताया। किसने? जॉनसन ने बताया। और जॉनसन ने इसीलिए इसको क्या कहा? निरंकुशवादी सिद्धांत कहा। बस इतना ही सारा मेन चीज जो है वो एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो इनके अन्य नाम और एक ये निरंकुशवादी सिद्धांत इसको कहा जाता है। अल्फ्रेड बीने इसके क्या हैं? प्रतिपादक हैं। तो ये चीज ध्यान में रखनी है अपने को। उसके बाद अपन देखते हैं द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। और उसके बाद में त्रिकारक सिद्धांत आएगा, वो भी किसके द्वारा? स्पीयरमैन के द्वारा। अब इसको द्विकारक के अलावा क्या कहते हैं? द्वितत्व सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और द्वितत्व सिद्धांत के साथ साथ इसको राजतंत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। राजतंत्रीय सिद्धांत क्यों कहा जाता है? कि जो बुद्धि के दो तत्व बताए गए या दो कारक बताए गए, वो दो कारक कौन कौन से हैं? एक तो जी फैक्टर है और एक कौन सा है? एस फैक्टर है। यहाँ जो जी फैक्टर है उसको किंग की तरह यानी राजा की तरह बताया गया है। और यही जो राजा, ये मैन है, वो क्या करता है? अन्य सभी कारकों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो अन्य सभी कारकों को प्रजा की तरह बताया गया है, अर्थात एस कारक के अंदर शामिल किया गया है। तो मुख्य रूप से द्विकारक या द्वितत्व सिद्धांत जो है या राजतंत्रीय सिद्धांत है, इसमें जो बुद्धि के दो कारक या दो तत्व बताए गए वो कौन कौन से हैं? जी कारक और एस कारक। जी कारक है वो संख्या में एक ही होता है, यानी एक ही कारक है। मेन सुप्रीम जो फैक्टर है वो कौन सा है? जी है। अब उसके अधीन कार्य करने वाले अन्य जो कारक हैं वो S1, S2, S3 यानी कितने भी कारक हो सकते हैं, और उन सभी को एक समूह के रूप में रख दिया गया एस कारक के रूप में। ठीक है, तो जी और एस, इन सभी कारकों का समूह एक एस यानी प्रजा के रूप में काम करता है, और एक ही अपने आप में यूनिक है, वो क्या है? जी कारक है। अब इनको अपन देखो, जहां जी कारक को राजा की तरह दर्जा दिया गया है और एस फैक्टर है उसकी तुलना प्रजा से की गई है, तो ये राजा और प्रजा का जो सिस्टम चलता है वो कहाँ चलता है? राजतंत्रीय थ्योरी के अंदर चलता है। तो ध्यान रखें, द्विकारक के अंतर्गत और राजतंत्रीय सिद्धांत है वो भी इसका जो नाम है वो है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। अब ये जो दोनों फैक्टर हैं, इन दोनों फैक्टर में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं इसको अपन देखते हैं। तो जी फैक्टर संख्या में एक है और एस फैक्टर है वो संख्या में कई सारे हो सकते हैं। जी फैक्टर व्यक्ति के अंदर जन्मजात होता है, जन्म से ही मौजूद होता है, यानी मुख्य फैक्टर है वो यही रहता है। जबकि ये वातावरण से यानी अर्जित है। ये जन्मजात यानी कि आनुवंशिक जो भी कारक हैं वो जी में आते हैं, और जो अर्जित यानी वातावरणीय कारक हैं वो कहाँ आते हैं? एस फैक्टर में आते हैं। अब जो आनुवंशिक चीज है उसको बदला नहीं जा सकता। जो गुणसूत्र आ गए, जो गुण पीढ़ीगत ट्रांसफर हो रहे हैं उनको बदला नहीं जा सकता, यानी इनको अधिगम से, प्रशिक्षण से, अनुभव से, शिक्षण से बदला नहीं जा सकता है। ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ठीक है, जबकि इनको, ये वातावरणीय फैक्टर हैं, तो वातावरण जब बदल जाएगा, परिवेश बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, तो इन फैक्टर्स के अंदर भी बदलाव है वो संभव है। अब ये सामान्य योग्यता कारक है, जी फैक्टर, जनरल जो कैपेबिलिटी है उसका फैक्टर यही है। अब अपन कहेंगे कि जो जनरल है, सामान्य है, वो मुखिया कैसे? तो बिल्कुल सामान्य है वही मुखिया होता है। कैसे होता है कि सामान्य योग्यता व्यक्ति के अंदर जो सभी में कॉमन रूप से आएंगी, ठीक है, वो योग्यताएं जो हैं वही क्या होंगी? मुख्य होंगी। जो सामान्य योग्यताएं व्यक्ति के अंदर हैं वही उसके जीवन के लिए मेन रोल, लीडिंग रोल है वो यही अदा करेंगी। तो सामान्य योग्यताओं का कारक ये होता है। और विशिष्ट योग्यता कारक, जैसे मान लो किसी ने कोई कलाकृति सीख ली है ना, जैसे डांस सीख लिया, तो डांस है वो उसकी एक विशेष योग्यता है। उसने राजनीति सीख ली, वो एक उसकी विशेष योग्यता है। ठीक है, और इसमें बदलाव किया जा सकता है।
डांस है वो सीख लिया, सीख करके और उसके अंदर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ये सभी क्या हैं, ये वातावरण से अर्जित फैक्टर है कि नहीं है। डांस उसने कहाँ सीखा, जन्म के बाद सीखा, जबकि जन्मजात वो डांसर नहीं था। तो ये चीज़ें जो है वो किस में आती हैं, एस फैक्टर के अंतर्गत आती हैं। यही कारक जो जी फैक्टर है वो सफलता और विफलता के लिए जिम्मेदार कारक होता है, जबकि ये क्या है, ये सफलता और विफलता के लिए बिल्कुल डायरेक्ट जिम्मेदार कारक नहीं है, जबकि ये सफलता को क्या कर सकता है, निखार सकता है, या सफलता में कुछ कमी रह सकती है इसके लिए। यानी जो एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा होता है, इस एस फैक्टर के द्वारा, यानी वातावरणीय कारक के द्वारा होता है। तो मुख्य रूप से अपन कहें कि जो सामान्य फैक्टर जी फैक्टर है वो सफलता, ये जो फैक्टर है, ये तथ्य है, स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि सफलता और विफलता के लिए जो जिम्मेदार कारक है वो कौन सा है, जनरल फैक्टर है। जी से जनरल यानी कि सामान्य, यही सफलता के लिए जिम्मेदार होता है। और चूंकि ये आनुवांशिक है, जन्मजात है, इसलिए इसमें बदलाव संभव नहीं है, जबकि ये अर्जित है, एक्वायर्ड है, वातावरणीय है, इसलिए बदलाव संभव है। इसमें विशिष्ट योग्यता है वो हासिल करी जा सकती है, अतिरिक्त कौशल है वो इसके द्वारा ही हासिल किया जाता है। तो ये था अपना स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी, द्विखंड सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत इसको कहा जा सकता है, या इसको राजतंत्रीय सिद्धांत भी, जिसमें जी फैक्टर को राजा और एस फैक्टर को प्रजा की संज्ञा दी गई है। चलिए बात करते हैं आगे, त्रितत्व या त्रिकारक सिद्धांत है ना, थ्री फैक्टर थ्योरी। तो इसके भी प्रतिपादक वही स्पीयरमैन, और स्पीयरमैन ने क्या कहा जी कि जो दो कारक हैं जी और एस फैक्टर, ये मिलते हैं तो मिलकर के मिक्स रूप में क्या करते हैं, एक तीसरा तत्व बनाते हैं, यानी इसी के मिश्रण को ही तीसरे तत्व के रूप में माना गया है। तीसरे तत्व को कोई विशिष्ट नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए इसको कि एक तो अकेला जनरल फैक्टर, एक दूसरा स्पेशल फैक्टर और एक इन तीनों का मिक्स रूप, इसको अपन क्या कह सकते हैं, मिश्रित तत्व का कह सकते हैं, या तीसरा तत्व इसको कहा जा सकता है। तो ये यहाँ पर आपके त्रितत्व सिद्धांत के अंतर्गत रहेगा। स्पीयरमैन ही इसके प्रतिपादक हैं, यही मेन चीज है। अब अपन देखते हैं आगे, बहुबुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी, थ्री डायमेंशनल है ना, थ्री डायमेंशनल थ्योरी, यानी कि 3D थ्योरी, ठीक है। किस प्रकार से, जैसे अपन यूँ कहें कि ये एक मुख्य बिंदु है, तो इस बिंदु से जैसे ये एक एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस और ये तीसरा एक्सिस, ये तीनों एक्सिस के अंदर और जो बुद्धि है, आपकी इंटेलिजेंस है, वो अर्थात 3 डायमेंशनल होती है। इसके अंदर जो मुख्य रूप से देखा जाए तो विषय वस्तु है, या फिर कुछ संक्रियाएं हैं अलग अलग, और उसके बाद में अपन देखते हैं कि विषय वस्तु के ऊपर आधारित संक्रियाएं होंगी। संक्रियाएं होने से उस क्रिया का क्या होगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट यानी कोई आउटपुट अपने को प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसके प्रतिपादक जो हैं वो मुख्य रूप से हैं जेपी गिलफोर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये पूछा जा सकता है कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, या इसको बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत। देखो तीनों एक्सिस के अंदर और जो बुद्धि है वो किस प्रकार से, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसको समझाने का प्रयास किया गया है, इसलिए इसको संरचनावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। किसके बारे में, बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत, किसके द्वारा, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा ये दिया गया। इसको प्रतिरूप या फिर प्रतिमान सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिरूप या फिर प्रतिरूप का मतलब मुख्य रूप से यूं कहें कि मॉडल थ्योरी, ठीक है, मॉडल थ्योरी। तो बुद्धि की स्ट्रक्चर कैसी है उसका मॉडल बताता है ये, इसलिए इसको प्रतिरूप या प्रतिमान, देखो नाम आराम से याद हो जाएंगे। त्रिआयामी, तो तीनों आयाम के अंदर फैली हुई बुद्धि, तीनों डायमेंशन में फैली हुई, इसका मतलब क्या समझा रहा है, तीनों डायमेंशन के अंदर संरचना समझा रहा है। संरचना के क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, स्ट्रक्चर होती हैं अलग अलग, तो प्रतिरूप या प्रतिमान नाम याद हो जाएगा। तीनों डायमेंशन के अंदर क्या था, एक तरफ संक्रियाएं थी, एक तरफ विषय वस्तु यानी कि कंटेंट है, और तीसरी तरफ क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये तीन चीजें, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ये तीनों मिलकर के क्या बनाती हैं, 3 डायमेंशन यानी कि 3D थ्योरी है उसका निर्माण करती हैं। तो बुद्धि का ये त्रिआयामी सिद्धांत होगा। उम्मीद करता हूं बिल्कुल भी आप इन नामों को नहीं भूलेंगे। आगे अपन देखते हैं, तो देखिएगा बुद्धि के जो 3 आयाम हैं मुख्य रूप से, वो तीनों आयाम कौन कौन से हैं, तो तीनों आयामों में सबसे पहला है संक्रिया, यानी कि मुख्य रूप से ऑपरेशन, क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, संक्रिया कह सकते हैं या इसको प्रक्रिया कह सकते हैं। दूसरा आयाम जो है वो विषय वस्तु या अंतर वस्तु, कंटेंट,
यानी कि जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो समस्याओं के समाधान हेतु वो कुछ क्रियाएं करता है, कुछ सोच विचार करता है ना। समस्या समाधान हेतु की जाने वाली जो भी मानसिक क्रियाएं हैं, मनुष्य है वो बुद्धि के द्वारा जो कुछ सोचता है वो सब कुछ किसके अंदर आता है, ऑपरेशंस के अंतर्गत आता है, एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है, संक्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब जब वो कुछ सोचता है तो सोच करके और फिर समस्या समाधान करना चाहेगा। समस्या समाधान करना चाहेगा तो उसको कुछ सोर्स चाहिए, कुछ जानकारियां चाहिए। तो समस्या समाधान हेतु जो आवश्यक सामग्री, जो जानकारियां हैं वही क्या होंगी, वो विषय वस्तु के अंतर्गत आएंगी या अंतर वस्तु के अंतर्गत यानी कि कंटेंट के अंतर्गत आएंगी, जिसके तहत वो मानसिक क्रियाएं करेगा और करके समस्या का समाधान करेगा। अब समस्या का समाधान करेगा तो फिर उसको कुछ आउटपुट प्राप्त होंगे, कुछ रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, तो इसको अपन उत्पाद या परिणाम के रूप में यानी कि प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं। तो मुख्य रूप से बुद्धि के 3 आयाम हैं, उसमें संक्रिया, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। यहाँ पर ऑपरेशंस ओ, कंटेंट सी और जो प्रोडक्ट है उनको पी से लिखा गया है। अब देखिए क्या है कि जो मुख्य रूप से जेपी गिलफोर्ड ने और त्रिआयामी सिद्धांत ये दिया, इसके अंदर ऑपरेशंस यानी संक्रियाओं के अंदर सबसे पहले 5 संक्रियाओं को शामिल किया, ठीक है, और जो अंतर वस्तु या विषय वस्तु है उसमें 4 संक्रियाओं को शामिल किया, और जो प्रोडक्ट हैं उसमें 6 हैं, शुरू से लेकर के अंत तक 6 ही प्रोडक्ट हैं वो शामिल रहे हैं। अब देखिए जब इनको तीनों एक्सिस के अंदर इस प्रकार से इस प्रकार से व्यवस्थित किया हुआ है, इनको जब तीनों एक्सिस के अंदर यूं इस प्रकार से जब डिवाइड किया जाएगा, फैलाएंगे अपन इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जब फैलाएंगे तो इसकी जो ये बॉक्सेस बनेंगे वो इनको मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होगी संख्या। तो 5 ऑपरेशंस यानी कि संक्रियाएं, 4 कंटेंट यानी कि जो सामग्री है वो, और 6 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। तो 5 चौक 20 और 20 छिके 120। तो सबसे पहले 1967 के अंदर जब ये सिद्धांत दिया गया तो बुद्धि के कितने कारक बताए इन्होंने, मुख्य रूप से जो संरचनावादी या त्रिआयामी सिद्धांत बताए इसमें 120 कारक या फिर कोष बताए। बुद्धि के कितने कोष बताए गए, कितने चैम्बर बताए गए मुख्य रूप से, तो 120 बताए गए शुरू में, कब, 1967 में। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 1977 में 10 साल बाद 1977 में इन्होंने जो अपनी कंटेंट है उस कंटेंट के अंदर यानी कि विषय वस्तु में एक कारक और जोड़ा, विषय वस्तु में एक कारक ही और जोड़ा। ये 5 के 5 ही हैं, ये 6 के 6 ही हैं। अब देखो 25 और 25 के 150 यानी 150। 1977 में कितने कोष बन गए, 150 कोष या खंड बन गए। तो आसानी से याद रह जाएगा, एक कारक और किस में जोड़ा गया, तो मुख्य रूप से किस में, कंटेंट में जोड़ा गया। उसके बाद में 1980 में ये जो सेशन है, ये सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। कई यूं भी बताते हैं कि 1977 के अंदर कितने थे, 180 खंड थे। 1977 में ही 180 खंड थे। तो 1977 या 1980 जो भी आपको एक सीजन मिल जाए, इसके अंदर सेशन मिल जाए, वो अपन कर देंगे। इस समय क्या किया गया कि जो मुख्य रूप से ये जो आपका ऑपरेशन यानी संक्रियाएं हैं उनमें से एक कारक को हटाया गया और 2 कारक जोड़े गए, ठीक है। एक कारक हटा करके और 2 कारक जोड़ दिए गए, तो एक हटाया मतलब 4 हो गए और 2 जोड़े तब कितने हो गए, 6 हो गए वापस। तो कहने का मतलब कई बार कई जो अपने मनोवैज्ञानिक हैं या यूं कहें कि कई राइटर्स हैं, वो मुख्य रूप से ये बताते हैं कि 1980 के अंदर एक कारक और जोड़ा गया, जबकि कई राइटर्स ऐसे बोलते हैं कि 2 कारक, एक कारक हटाकर 2 कारक ही जोड़े गए। तो मुख्य रूप से ज़्यादा सटीक ये है कि एक कारक हटाकर उनकी जगह 2 कारक जोड़े गए थे, और इसको अपन देखेंगे भी आगे पूरा जब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो। और जब 1980 के अंदर ये 2 कारक जोड़ दिए गए एक हटाकर, या फाइनली अपन कह दें कि एक जोड़ दिया गया, तो ये 6 गुणा 5 30 और 30 को 6 से गुणा करेंगे तो 30 छिके 180 खंड। और वर्तमान के अंदर जो बुद्धि का स्ट्रक्चरल ये मॉडल है, 3D मॉडल है, उसमें कितने खंड या कितने कोष हैं, तो 180 कोष ही हैं। तो ध्यान में रखें, सबसे पहले 1967 के अंदर 120 कोष थे, उसके बाद में 1977 के अंदर 150 बने, यहाँ पर जो कंटेंट के अंदर एक कारक और जोड़ देने के ऊपर, और उसके बाद में एक कारक यहाँ और फाइनली जुड़ गया, परिणामी तौर पर 1, या फिर अपन कहेंगे 1 को हटा के 2 जोड़े ऐसे। तो ये टोटल खंडों की संख्या कितनी हो गई, 180 हो गई। अब देखते हैं अपन ये कि किस प्रकार से कौन कौन से ये खंड थे। तो ये देखिएगा, यहाँ इस बिंदु को अगर देखा जाए तो इस बिंदु को देखो, एक एक्सिस ये है,
एक ये है और एक ये है, यानी कि तीनों अक्षों के ऊपर प्रत्येक बिंदु कहीं भी देख लीजिए आप, यहाँ देखेंगे है ना, यहाँ इस कॉर्नर को देखेंगे तो 1, 2 और 3, यानी कि तीनों अक्षों के अंदर ये क्या है, ये बॉक्स एक घनाकार शेप के अंदर फैला हुआ है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं तो एक तरफ देखिएगा, यहाँ शुरू में जो कारक दिए गए थे, शुरू में कारक इस प्रकार से थे कि पहली बात अपन करते हैं यहाँ पर संक्रियाओं की, पहली बात अपन किसकी करते हैं, संक्रियाओं की करते हैं। तो संक्रियाओं के अंदर क्या रहता है, मुख्य रूप से ये चीज़ थी यहाँ पर कि संक्रियाएं हैं वो कितनी, 6, फाइनली 1977 के अंदर कितनी हो गई थी, 6 हो गई। और ये 6 कौन कौन सी हैं संक्रियाएं, एक्टिविटीज़ क्या होंगी। सबसे पहले अपन यूँ देख लेते हैं कि विषय वस्तु कौन सी होंगी, तो विषय वस्तु 5 फाइनल, संक्रियाएं कितनी 6 और उत्पाद प्रोडक्ट कितने 6, तो ये तो ध्यान में रह जाएगा, उत्पाद 6, विषय वस्तु 5, संक्रियाएं 6। अब अपन बात करते हैं संक्रियाएं 6 कौन कौन सी हैं, तो संज्ञान यानी कि ज्ञानात्मक, उसके बाद में स्मृति धारण यानी कि जो ज्ञान अर्जित किया उसको याद रखना, स्मृति धारण। और स्मृति है वो किसके ऊपर आधारित होगी, जब चिंतन किया जाएगा तब स्मृति के अंदर उस ज्ञान का क्या होगा, धारण होगा। और चिंतन 2 तरह का होता है, एक अभिसारी चिंतन और दूसरा अपसारी चिंतन। तो देख रहे हैं अपन कि जो मुख्य रूप से संक्रियाएं हैं वो संक्रियाएं 6 कौन कौन सी हैं, संज्ञान नंबर 1, स्मृति धारण नंबर 2, अभिसारी चिंतन 3, अपसारी चिंतन 4, फिर जो कुछ याद रह गया उसका मूल्यांकन, ठीक है, तो मूल्यांकन नंबर 5, और एट लास्ट जो जोड़ा गया 6वां फाइनल वो क्या था, स्मृति अभिलेख यानी कि जो कुछ याद है उसका रिकॉर्ड। तो ऐसे करके देखो आराम से याद हो जाएंगे। सबसे पहले संज्ञान यानी कि ज्ञान प्राप्त किया, फिर जो प्राप्त किया उसको याद किया मतलब धारण, तो स्मृति धारण, फिर जो धारण किया उसके ऊपर चिंतन किया, चिंतन अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, ठीक है, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो सबसे पहले संज्ञान, स्मृति धारण, उसके बाद में अभिसारी चिंतन, उसके बाद में अपसारी चिंतन, उसके बाद में जो कुछ चिंतन करने के बाद में स्वयं का मूल्यांकन किया, इवेल्युएशन किया, तो मूल्यांकन, और मूल्यांकन होने के बाद उसका क्या कर लिया, रिकॉर्ड रख लिया, यानी कि स्मृति अभिलेख। और ये स्मृति अभिलेख ये कारक जब जोड़ा गया, ये कब 1977 के अंदर जोड़ा गया। उसके बाद अपन बात करते हैं विषय वस्तु की। तो विषय वस्तु के अंदर जो 5 मुख्य रूप से इसके कंटेंट हैं, 5 प्रकार के जो कारक हैं मुख्य रूप से, तो वो कौन कौन से हैं, एक है दृष्टि, दूसरा, अब देखो विषय वस्तु को कैसे याद रखेंगे अपन कि अपने को जो भी चीज़ समस्या समाधान के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें अपन कैसे कैसे प्राप्त करेंगे, यानी नॉलेज अपन कैसे, समस्या समाधान के लिए आवश्यक सोर्स कैसे जुटाएंगे, या तो अपन देख कर जुटाएंगे या अपन सुनकर जुटाएंगे। तो दृष्टि, श्रवण यानी कि देखना सुनना, ये जानकारी जुटाने का तरीका ही है, माध्यम ही है, यानी कि विषय वस्तु है। फिर संकेत यानी इशारों में, सांकेतिक भाषा से, फिर बोलकर यानी शब्दों से, और फिर व्यवहार के द्वारा यानी कुछ एक्टिविटी करके। तो देखो पांचों की पांचों चीज़ें याद हो गई कि नहीं होगी। मुख्य रूप से विषय वस्तु के अंदर 5 प्रकार की विषय वस्तुएं, 5 कौन कौन सी, देख करके कोई समस्या का समाधान करने के लिए सोर्स जुटा लो, देख कर जुटा लो, सुन करके जुटा लो, बोल करके जुटा लो, संकेतों के रूप में जुटा लो, व्यवहार के रूप में जुटा लो। तो देखो देखकर, सुनकर, संकेत के रूप में, शब्दों के रूप में बोलकर और व्यवहार के रूप में करके, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं से याद हो गए ये सारे के सारे, संक्रियाएं 6 की 6 याद हो गई। ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करके धारण करो, अभिसारी चिंतन करो, अपसारी चिंतन करो, चिंतन का मूल्यांकन करो, मूल्यांकन का रिकॉर्ड रखो, हो गए याद आराम से, कभी नहीं भूलोगे। जब सोर्स जुटाने हैं यानी कि अपने को मुख्य रूप से क्या चाहिए, समस्या समाधान के लिए आवश्यक सामग्री चाहिए, तो सामग्री कैसे, यानी विषय वस्तु, अंतर वस्तु कैसे जुटाओगे, तो देखकर दृष्टि, सुनकर श्रवण, उसके बाद में मुख्य रूप से शब्दों के रूप में व्यवहारिक, शब्द नहीं बोलेंगे तो इशारे के द्वारा सांकेतिक, और उसके बाद में व्यवहार के रूप में। और मुख्य रूप से ये जो दृष्टि और श्रवण है ये कारक मुख्य रूप से आकृत्यात्मक जो है इसको हटाया गया, ये ध्यान में रखेंगे भी। थोड़ा पीछे ये चीज़ जो देखते हैं यहाँ ये मिसप्लेस हुआ है ये देखिएगा, यहाँ पर यहाँ एक जोड़ा गया, वो स्वतंत्र के अंदर जोड़ा गया 6 में, और यहाँ से ये जो कारक हैं ये एक कारक
यहाँ जो बटा था ये एक कारक स्वतंत्र में, और यहाँ ये जो दो कारक हैं एक हटाकर एक जोड़ा गया, इस प्रकार से ये चीज़ें हैं वो रहने वाली हैं। मुख्य रूप से देखेंगे यहाँ पर ये विषय वस्तु के अंदर एक हटाकर दो कारक हैं वो जोड़े जा रहे हैं, ये चीज़ दिखाई जा रही है। तो देखो आकृत्यात्मक, आकृति है वो देखकर सुनकर माइंड के अंदर क्या बनता है, मैप बनता है। तो इस आकृत्यात्मक कारक जो था, इस आकृत्यात्मक कारक को तो हटा दिया गया कब, 1977 के अंदर, और दृष्टि और संवेदन दो कारक हैं वो जोड़े दिए गए विषय वस्तु के अंदर थे। ये ध्यान में रखने वाली बात है। यहाँ देखते हैं अपन फिर उत्पाद यानी प्रोडक्ट के रूप में, समस्या समाधान के रूप में। तो इकाई, वर्ग, संबंध यानी कि रिलेशंस, प्रणाली या प्रक्रिया या विधि कह सकते हैं, फिर रूपांतरण और अनुप्रयोग यानी जो ज्ञान वगैरह प्राप्त किया उसका अनुप्रयोग। ये तो ये 6 जो मुख्य रूप से अपने प्रोडक्ट होंगे, 6 प्रकार के क्या होंगे, उत्पाद होंगे। तो अच्छी तरह से उम्मीद करता हूं कि ये सिद्धांत है उसके अंदर पूरे के पूरे सारे के सारे कारक हैं वो आपको याद हो गए होंगे। सबसे पहले कि जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो 3 आयाम कौन कौन से हैं, तो आयाम के अंदर संक्रिया यानी ऑपरेशंस है, उसके बाद में अंतर्वस्तु यानी विषय वस्तु है, उसके बाद में देखें तो उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट है, फिर संक्रिया 6 और उत्पाद भी 6, लास्ट में परिणामी तौर पर देखा जाए तो, और जो आपकी अंतर वस्तु या विषय वस्तु है वो 5 कारक हैं इसके। तो इनको याद करना सारे के सारे, और मुख्य रूप से ये याद हो ही गए हैं। संज्ञान, स्मृति धारण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन और स्मृति अभिलेख, ये 6 संक्रियाएं। फिर दृष्टि, श्रवण, और उसके बाद में देखा जाए तो कौन सा, शाब्दिक और सांकेतिक और व्यवहारिक, ये तो क्या हो गए, विषय वस्तु हो गई। इसके बाद में जो बच गए ये याद कर लिए तो ये ऑटोमेटिक हो गई है। जो बच गए इकाई, वर्ग, संबंध। इकाई का वर्ग संबंध, इकाई का वर्ग संबंध प्रणाली में रूपांतरण करके उपयोग लिया, ऐसे याद कर लेंगे। इकाई के वर्ग का संबंध, इकाई के, देखो कैसे उत्पाद कैसे याद करेंगे, इकाई के वर्ग का संबंध प्रक्रिया में रूपांतरण करके अनुप्रयुक्त किया, ऐसे। इकाई के वर्ग का संबंध, इकाई के वर्ग का संबंध प्रक्रिया में रूपांतरण करके अनुप्रयोग किया, ये लो हो गए याद, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना क्या था, मुख्य रूप से जेपी गिलफोर्ड का और 3 डायमेंशनल सिद्धांत, या अपन कह सकते हैं संरचनावादी सिद्धांत या आकृत्यात्मक सिद्धांत भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये अपने 4 सिद्धांत बुद्धि के आज की इस क्लास के अंदर रहे। आगे के जो सिद्धांत हैं वो अपन अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपके बिल्कुल दिमाग के अंदर ना सिर्फ आपके समझ में आई होगी जबकि दिमाग के अंदर छप भी गई होगी। तो ऐसी ही क्लासेस के लिए लगातार इस चैनल के ऊपर जुड़े रहें, लगातार अपने वीडियोज़ हैं उनको कंटिन्यूस देखते रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन निश्चित तौर पर दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप उसका लुत्फ़ उठा सकें। वीडियो पर बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर से, धन्यवाद।